डियर स्टूडेंट्स, हम आर्थिक विकास के माप का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। मैं नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यावसायिक संरचना का स्वरूप या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आर्थिक विकास का मापन करता है। किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य क्या होता है? इससे तात्पर्य है कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होना और इनका क्या प्रारूप है, क्या पैटर्न है, ये बताता है व्यावसायिक संरचना को। और अगर हम इसको अच्छी तरह से समझें तो प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने समस्त कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और सरलता के लिए हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि को शामिल करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हम विभिन्न उद्योगों को शामिल करते हैं: संगठित और असंगठित उद्योग, कुटीर व लघु उद्योग, बृहत उद्योग, विभिन्न प्रकार के निजी और सार्वजनिक उद्योग, सभी उद्योग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि जो सेवाएं होती हैं, वे सभी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। वह कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। तो कार्यशील जनसंख्या का तात्पर्य है 15 से लेके 59 वर्ष तक की जनसंख्या। इस जनसंख्या का किन किन क्षेत्रों में कितना अनुपात है, कितनी संख्या है, वह बताता है हमें व्यावसायिक वितरण। इन तीनों क्षेत्रों में कितने लोग कार्यरत हैं जो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, वे कितने लोग इसमें कार्यरत हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या जो है वो यदि कम होगी तो आर्थिक विकास की स्थिति अच्छी मानी जाती है। इस माप के अनुसार कैसे निर्धारित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र की जनसंख्या देखी जाती है, कार्यशील जनसंख्या, द्वितीय क्षेत्र की देखी जाती है और तृतीय क्षेत्र की देखी जाती है। प्राथमिक क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में से अनुपात जो है वो यदि कम है तो इसका तात्पर्य है आर्थिक विकास अधिक हो रहा है। और द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक है, उसमें वृद्धि हो रही है, अर्थात आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र में कमी और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि आर्थिक विकास के सूचक माने जाते हैं। अगला माप है आर्थिक कल्याण या इकोनॉमिक वेलफेयर। आर्थिक कल्याण से क्या तात्पर्य होता है? आर्थिक कल्याण से तात्पर्य है लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक असमानता में कमी। जीवन स्तर में वृद्धि होती है अर्थात वो जीवन यापन के लिए अधिक व्यय करने में सक्षम हो जाते हैं। आर्थिक असमानता में कमी होती है अर्थात आय में की असमानता में कमी होती है, अवसर की असमानता में भी कमी होती है। ये कहलाता है आर्थिक कल्याण। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास होता है तो लोगों की आय बढ़ती है और ये जो कल्याण का कंसेप्ट है, कल्याण की अवधारणा है,
ये उपभोग पर जोर देती है। पिछले वीडियो में हमने जीएनपी के बारे में पढ़ा था, वास्तविक राष्ट्रीय आय, और प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास के सूचकों के रूप में देखा था। तब हमने उनकी कमियां देखते हुए पाया था कि आजकल नए जो अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, वे उपभोग पर भी जोर दे रहे हैं आर्थिक विकास के निर्धारण के लिए, क्योंकि उत्पादन का वितरण अगर सही होगा तो उपभोग प्राप्त होगा, नहीं तो वितरण सही होने से व्यक्तियों के उपभोग पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आर्थिक असमानता, जीवन स्तर में वृद्धि या आर्थिक असमानता में कमी, ये सीधे सीधे उपभोग के द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वे हैं ओकन और रिचर्डसन। उनके शब्दों में यदि हम देखें, आर्थिक विकास भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तु और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिंबित समझा जा सकता है। आर्थिक कल्याण का ये जो कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है जिसके द्वारा आर्थिक विकास का मापन किया जाने का विचार ओकन और रिचर्डसन जैसे अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किया है, वो अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं है। क्योंकि यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हो रहा है, पर इसका ये अर्थ तो नहीं निकाला जा सकता कि आर्थिक कल्याण भी बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक असमानता यदि बढ़ती है तो अमीर और अधिक अमीर होते हैं और गरीब और अधिक गरीब होते हैं। तो राष्ट्रीय आय का वितरण समान है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, न्यायोचित होना चाहिए वितरण को। और आर्थिक कल्याण को मापते समय कुल उत्पादन की संरचना का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और ये उत्पादन कैसे मूल्यांकित हो रहा है। बढ़ा हुआ कुल उत्पादन पूंजी पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है, और यह भी उपभोक्ता वस्तुओं के कम उत्पादन के कारण। इस माप में सबसे बड़ी कठिनाई व्यक्तियों के उपभोग को भार देने की है। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग व्यक्तियों की रुचियों और अधिमानों पर निर्भर करता है, और ये भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए व्यक्तियों का कल्याण सूचक बनाने में समान भार लेना सही नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लोग खरीदते हैं, उपभोग करते हैं उनका, पर वो हानिकारक भी होती हैं। तो इस तरीके से अनेक कारण हैं जिनकी वजह से इस पर पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं है। इस मापदंड के अनुसार ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ आय की असमानताओं का अंतर कम होता है तथा समस्त जन साधारण के अधिमान संतुष्ट होते हैं। और यही एक मुश्किल पैदा कर देती है कि समस्त जनसाधारण के अधिमान संतुष्ट हो रहे हैं, उनका मापन किस प्रकार से किया जाए। इसके अतिरिक्त ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग या पर कैपिटा पावर कंजम्पशन भी आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है, इसके मापन के लिए काम में लिया जाता है। ऊर्जा के प्रति व्यक्ति उपभोग तथा आर्थिक विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? निश्चित ही धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ता है तो अर्थात आर्थिक विकास हो रहा है, और यदि यह घटता है तो आर्थिक विकास रुक रहा है। आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रति व्यक्ति शक्ति का उपयोग भी है, क्योंकि 3/4 शक्ति का उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग होता है। अतः बढ़ता हुआ ऊर्जा का उपभोग औद्योगिकरण का सूचक है। और औद्योगिकरण किसका सूचक है? औद्योगिकरण आर्थिक विकास का सूचक है। तो शक्ति का उपभोग 3/4 जो है वो औद्योगिक उत्पादन में होता है, और इस तरह से आर्थिक विकास से इसका संबंध स्थापित किया जा सकता है।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ शक्ति का उपभोग और भी अधिक होने लगता है। जहाँ एक ओर उत्पादन में शक्ति का उपभोग होता है, वहाँ दूसरी ओर जब लोगों की आय बढ़ती है तो लोगों द्वारा भी अधिक उपभोग पावर का या ऊर्जा का या शक्ति का किया जाने लगता है। इस प्रकार शक्ति का प्रति व्यक्ति उपभोग निकल के जो आता है वो काफ़ी अधिक होता है। उसमें वृद्धि यदि दिखाई दे तो इसका तात्पर्य है आर्थिक विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकताएं, सोशल और बेसिक नीड्स को भी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के गणना के लिए काम में लिया है। वे अर्थशास्त्री जो आर्थिक विकास के माप के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से असंतुष्ट रहे हैं, उन्होंने आर्थिक विकास को इनके द्वारा मापना प्रारंभ किया। सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि कितनी हो रही है, इसके द्वारा उन्होंने मापना प्रारंभ किया। इसका क्या कारण था? उनके अनुसार आर्थिक विकास के मापक के रूप में जीएनपी तथा जीएनपी प्रति व्यक्ति वृद्धि की धारणा में गरीबी, बेरोजगारी तथा आय की असमानता जैसी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता की संतुष्टि के स्तर के रूप में मापना शुरू किया। सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता की संतुष्टि का स्तर किसी अर्थव्यवस्था में कितना है, उससे उसके आर्थिक विकास के बारे में जानने की कोशिश की गई है इन अर्थशास्त्रियों द्वारा। इसमें है प्रमुख अर्थशास्त्री डेविड मोरवैप। उनके अनुसार विकासशील देशों में 1950 से 1975 के बीच जीएनपी प्रति व्यक्ति में 3.4% प्रति वर्ष औसत दर से वृद्धि हुई। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि है, 3.4% प्रति वर्ष औसत दर। परंतु ये वृद्धि दर ऐसे देशों की गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रही। गरीबी की समस्या हल होनी चाहिए थी, बेरोजगारी हल होनी चाहिए थी तथा आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए थी, परंतु जिस अनुपात में जीएनपी में वृद्धि हुई, जीएनपी प्रति व्यक्ति में वृद्धि हुई, उस अनुपात में इन समस्याओं में कमी नहीं आई। इसी तरह से विश्व बैंक के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट मैकनमारा ने भी फरवरी 1970 में विकासशील देशों में जीएनपी वृद्धि दर की आर्थिक विकास के सूचक के रूप में विफलता को स्वीकार किया। उनके अनुसार प्रथम विकास दशक में जीएनपी में 5% वार्षिक वृद्धि दर के प्राथमिक विकास उद्देश्य को प्राप्त किया गया था। वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, परंतु जीएनपी में सापेक्षतया ऊंची वृद्धि दर विकास में संतोषजनक प्रगति लाने में असफल रही है। और जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है वो क्या की है? विकासशील जगत में दशक के अंत में कुपोषण सामान्य है। लोगों को, विशेषकर बच्चों को पोषण पर्याप्त नहीं मिल रहा है। शिशु मृत्यु दर ऊंची है। 1 साल से पहले ही बहुत अधिक बच्चे मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। अशिक्षा या इलिटरेसी फैली हुई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। धन और आय का वितरण अत्यंत विषम है। ये स्थितियां उन्होंने देखी। विकास के जीएनपी और जीएनपी प्रति व्यक्ति माप से असंतुष्ट आर्थिक विचारकों ने 1970 के दशक में से विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता पर ध्यान देना प्रारंभ किया। न सिर्फ मात्रात्मक बल्कि गुणवत्ता रूप से भी उसे देखा जाने लगा, जिसके अनुसार वे 3 विभिन्न पूरक रोजगार में वृद्धि करने, गरीबी दूर करने तथा आय और धन की विषमताओं को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं या बेसिक ह्यूमन नीड्स की कूटनीति पर बल देते हैं। इनके अनुसार जनसाधारण को स्वास्थ्य, शिक्षा,
जल, खुराक, कपड़ा, आवास, रोजगार आदि के रूप में मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं और साथ ही सांस्कृतिक पहचान तथा जीवन और कार्य में उद्देश्य एवं सक्रिय भाग की भावना जैसी अभौतिक आवश्यकताएं भी प्रदान की जानी चाहिए। और इसके लिए बहुत ही व्यवस्थित रूप से विवेचन किया गया हिक्स और स्ट्रीटन के द्वारा। हिक्स तथा स्ट्रीटन नामक अर्थशास्त्रियों ने जो अन्य मूलभूत आवश्यकताएं ली, प्रति व्यक्ति जीएनपी के अतिरिक्त जो मूलभूत आवश्यकताएं उन्होंने ली वो थी 6 सामाजिक सूचक उन्होंने लिए। ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास। यदि प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि इन सभी में सुधार नहीं करती है, और इसके अलावा पहले जैसे हमने देखा था जो पूर्व गवर्नर हैं विश्व बैंक के रॉबर्ट मैकनमारा, उन्होंने 3 चीज़ों पर जो जोर दिया था, रोजगार में वृद्धि करने, गरीबी दूर करने और आय और धन की विषमताएं दूर करने। इन सभी सूचकों के साथ ये सूचक यदि मिला दिए जाएं तो इससे जीवन अच्छा हो रहा है ये पता चल जाता है। जीवन स्तर में वास्तव में सुधार हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर रही है, ये पता हमें चल जाता है। और ये सभी सूचकों में यदि सुधार किया जाता है तो निस्संदेह जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब भी सुधरेंगी और पौष्टिकता से जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने न सिर्फ जीएनपी और प्रति व्यक्ति जीएनपी बल्कि कई अन्य कारकों को भी महत्वपूर्ण माना और उनको आर्थिक विकास के सूचकों के रूप में आवश्यक माना, जैसे व्यावसायिक संरचना का स्वरूप, आर्थिक कल्याण, सामाजिक तथा मूलभूत आवश्यकताओं के सूचक और ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग। इनके बारे में हमने अध्ययन किया, परंतु इस अध्ययन से हमें ये बात तो पता चल गई कि ये कितने अधिक आवश्यक हैं, इनकी गणना कैसे की जाए। इसके लिए जो एडवांस्ड गणित है उसका प्रयोग किया जाता है सूचकांकों के रूप में। अर्थशास्त्र में गणित और सांख्यिकी का महत्व लगातार इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो मन में विचार और अवधारणाएं आती हैं उनको एक स्पष्ट रूप प्रतिपादित करने का काम करता है गणित या सांख्यिकी का उपयोग, और इसीलिए इनको गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम मानव विकास के विभिन्न सूचकांक जो अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए हैं और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो जीएनपी से भी अधिक आर्थिक विकास के सूचक के रूप में मान्यता प्राप्त करते जा रहे हैं और प्रत्येक देश इनकी गणना करता है और इससे विभिन्न देशों के बीच इन सभी पैमानों पर जिनका हमने अभी अध्ययन किया तुलना करना संभव हो पाया है। इस वीडियो में हम यही विराम लगाते हैं। थैंक यू।